नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका इन्वेस्टमेंट से न्यू में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताऊं क्या मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे डालने वाला हूं या नहीं डालने वाला। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर सर्विस शुरू करी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप अच्छी तरह जान पाएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा किस तरीके से बिजनेस करती है, किस तरीके से पैसे कमाती है। दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड की हिस्ट्री से कि इस कंपनी को कब शुरू किया गया था। तो इस कंपनी को 1991 में शुरू किया गया था। उस समय इसका नाम मैक्सी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रखा गया था और इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है वो भी इन्हें 1991 में मिला था। उसके बाद 1992 में इस कंपनी का नाम चेंज करके इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया था और उन्होंने 1993 में महिंद्रा के जो यूटिलिटी व्हीकल्स है उनको फाइनेंस करना शुरू किया था। और उसके बाद 1998 में आरबीआई के पास एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर हो गई थी। दोस्तों एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और उसके बाद 2002 में इन्होंने महिंद्रा के व्हीकल्स को छोड़कर दूसरे व्हीकल्स को भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद इन्होंने 2005 में अपने एक और बिजनेस में एंट्री ली थी। इस समय इन्होंने एचपीसीएल के साथ मिलकर महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकरेज लिमिटेड करके इंश्योरेंस की एक्टिविटीज टैकल करने वाली कंपनी को सेटअप किया था और उसके बाद इंश्योरेंस के अंदर भी एंट्री ले ली थी। और दोस्तों उसके बाद 2006 में इन्होंने मारुति कार को फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। इन्होंने मारुति कंपनी से टाई अप करा था। दोस्तों साथ ही साथ उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए नए बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करती चली गई। उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग का बिजनेस, असेट मैनेजमेंट और काफी सारे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लिया था। तो इसके बारे में आपको इनके बिजनेस मॉडल में बताऊंगा कि कौन कौन से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। दोस्तों अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड करंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे ये कंपनी कहां स्टैंड करती है। तो ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से बिलोंग करती है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसीज के अंदर आती है। इनके जो चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो मिस्टर धनंजय मुनगले जी हैं जो काफी सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े और वो साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मेंबर भी हैं और उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कॉमर्स में ली है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लॉ को मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरा किया है और उनके पास काफी सारी कंपनीज की डायरेक्टरशिप के अंदर एमएनएम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड भी आती है। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके बिजनेस को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। दोस्तों इनके बिजनेस को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। मैं एक करके आपको इनके एक पार्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जो इनका पहला पार्ट आता है व्हीकल फाइनेंस का आता है। व्हीकल फाइनेंस के अंदर भी इनके पार्ट को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये व्हीकल फाइनेंस के अंदर अपने व्हीकल्स को फाइनेंस करते हैं। जो पहला पार्ट आता है इनके इसके अंदर कार्स को, ट्रैक्टर्स को, ऑटो एंड यूटिलिटी व्हीकल्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को, साथ ही प्री ऑन व्हीकल्स को फाइनेंस करते हैं। दोस्तों इनका व्हीकल फाइनेंस का बिजनेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है इनके लिए, वो सबसे ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू के अंदर। और जो कस्टमर्स है इस बिजनेस के अंदर वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, सैलरीड पर्सन, स्मॉल बिजनेस ओनर, फार्मर्स और दूसरे भी कस्टमर्स होते हैं। तो इन्होंने इस सेगमेंट के अंदर अभी तक 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं। 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि इन्होंने 7,60,000 व्हीकल्स को फाइनेंस किया। तो इनका सेकंड पार्ट आता है वो पर्सनल लोन्स का आता है। इसके अंदर ये एमएनएम के एम्प्लॉयज को लोन्स देते हैं और साथ ही जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और जो लोन्स की रिपेमेंट होती है वो क्वार्टरली और मंथली बेसिस के अंदर होती है। दोस्तों जो ये पार्ट है वो काफी ज्यादा कम कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यूज के अंदर। दोस्तों जो तीसरा पार्ट आता है वो हाउसिंग फाइनेंस का आता है। महिंद्रा फाइनेंस इस बिजनेस को अपनी सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करके एक सब्सिडरी है जिसके थ्रू ये इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर ये परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन के लिए लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने लास्ट साल में इस सेगमेंट के अंदर 2,581 करोड़ के लोन्स दिए हैं। साथ ही साथ 1,70,000 लोगों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए जब से इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। चौथा पार्ट आता है वो एसएमई फाइनेंसिंग आता है। एसएमई फाइनेंसिंग के अंदर ये मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये उनको काफी चीजों के लोन देते हैं जैसे कि उनकी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए और साथ ही साथ अगर वो किसी इक्विपमेंट को परचेस करना चाहते हैं तो उसके लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो इन्होंने अभी तक लोन दिए हैं वो करीब 3,600 करोड़ के आसपास है। दोस्तों जो इनका 5वां सेगमेंट आता है वो आता है इनका इंश्योरेंस का बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर बताया था, इन्होंने एचपीसीएल के साथ मिलकर महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकरेज लिमिटेड करके एक कंपनी खोला था जो इंश्योरेंस की एक्टिविटीज को पूरा करती है और इंश्योरेंस की एक्टिविटीज को देखती है। तो इसके अंदर उनका वही बिजनेस आता है। इन्होंने अभी तक इस बिजनेस के अंदर 22,60,000 पॉलिसीज को सर्व किया और काफी अच्छी तरह ग्रो भी हो रहा है। इनका लास्ट बिजनेस आता है वो म्यूचुअल फंड्स का आता है। दोस्तों महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड रूरल एरिया में रहने वाले और सेमी अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर और सेविंग म्यूचुअल फंड आदि काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इसका मतलब ये है कि जिन्होंने एसेट इन्होंने मार्केट के अंदर है वो करीब 4,871 करोड़ की। तो इस बिजनेस को ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करती है। महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसके थ्रू ये इस बिजनेस को रन करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा
है खाली इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं करती, यूएस के अंदर भी बिजनेस करती है। और ये जो महिंद्रा के जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए यूएस में भी सुविधा प्रोवाइड करती है कि ये वहां पर भी अपने ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करवाते हैं। उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी का जॉइंट वेंचर कर रखा है जिसके थ्रू ये महिंद्रा के जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनको फाइनेंस करवाते हैं। तो मैं आपको महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड कुछ फिगर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो इनका प्रेजेंस है वो इंडिया के 3,61,923 विलेजेस के अंदर है, जो काफी अच्छी बात है। इससे जो इनका प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा वाइड हो जाता है और काफी ज्यादा मार्केट को टैकल भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये मोस्टली रूरल मार्केट को टैकल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज इनके पास 6 मिलियन से ज्यादा कस्टमर है जिनको इन्होंने सर्व किया है। दोस्तों ये भी काफी अच्छी बात है, 6 मिलियन कस्टमर्स काफी ज्यादा होते हैं और काफी अच्छा नंबर भी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अब मैं आपको एनबीएफसी इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में बताने वाला हूँ कि एक इंडस्ट्री किस किस तरीके से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो लास्ट 5 सालों में 18% के हिसाब से ग्रो हुई है। इनके ग्रो होने के कारण ये एक तो कस्टमर्स की नीड्स को जानते हैं और किस किस तरीके से फाइनेंस करता है उसको बहुत बारीकी से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में जैसे कि हम सब जानते हैं एनबीएफसी क्राइसिस आया था। इसके अंदर बहुत सारी एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई थी। इसका रीजन ये था कि ये पीएसयू बैंक की जगह को लेना चाहता था, इसलिए इन्होंने मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसे को डालना शुरू कर दिया था, बहुत ज्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दिया था और उन्होंने एसेट और लायबिलिटी रेशियो को चेक नहीं किया कि किस तरीके से इनके एसेट्स और लायबिलिटीज ग्रो हो रही है। तो इसीलिए जो ये पैसा बोरो कर रहे थे वो इन्हें काफी ज्यादा रेट में मिलने लग गया था, जिससे इनके मार्जिन के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई थी और इनका बिजनेस बुरी तरह इंपैक्ट हो गए थे। दोस्तों इस क्राइसिस को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे पैसे दिए और काफी सारी लिक्विडिटी दी मार्केट के अंदर, जिससे एनबीएफसी क्राइसिस को रोका गया। इसका इंपैक्ट महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बिजनेस पर भी हुआ था। दोस्तों मैं आपको महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के बिजनेस के इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको इनके एक बिजनेस के इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में बताने वाला हूं कि इनके जो एक बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो हो सकता है फ्यूचर के अंदर। इनका जो पहला पार्ट आता है वो व्हीकल फाइनेंस का आता है, इसलिए हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो करीब 6.5% के हिसाब से ग्रो हुई है लास्ट साल में। उनका मानना है कि ये फ्यूचर में भी इसी तरह ग्रो होती रहेगी। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और उसके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस को भी आपस में मर्ज किया जाए तो वो 2026 तक $282 बिलियन का हो जाएगा, जो कि अभी करीब $252 बिलियन का है। ये भी एमएनएम के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो होती है तो इनका बिजनेस आसानी से साथ साथ ग्रो होता चला जाएगा और इनके रेवेन्यूज के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। दोस्तों की जो सेकंड इंडस्ट्री आती है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज की आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर को फाइनेंस करते हैं, तो 2018 और 2019 के अंदर ये इंडस्ट्री करीब 10 से 12% के आसपास ग्रो हुई थी और इसका फ्यूचर में भी अनुमान है कि 7 से 8% के हिसाब से ग्रो होती रहेगी। इसके पीछे रीजन ये है तो गवर्नमेंट ने जो अपने बजट है उसके अंदर फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए काफी सारे सब्सिडीज दी हैं, जिससे कि ट्रैक्टर का जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकता है। और दोस्तों जो तीसरा बिजनेस आता है जैसे कि मैंने आपको बताया वो हाउसिंग फाइनेंस का आता है। दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री करीब लास्ट साल के 14-16% के हिसाब से ग्रो हुई है और इसका अनुमान है कि फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। दोस्तों यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 80 प्लेयर हैं जो कि इस मार्केट के अंदर, पर इस मार्केट के अंदर जो 76% के आसपास रेशियो है वो तो खाली 5 ही कंपनीज के पास पहुंच जाता है। अगर हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस फ्यूचर में अच्छी तरह ग्रो होता है तो वो भी महिंद्रा के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को भी करते हैं। दोस्तों जो एवरेज हाउसिंग फाइनेंस है, मतलब किसी भी हाउस को फाइनेंस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट का जो लोन होता है वो करीब 30 लाख रुपीज के आसपास है, जो काफी अच्छी बात है और ये फ्यूचर में और अच्छी तरह ग्रो होने वाला है, जिससे इनके बिजनेस को काफी अच्छी मदद मिलेगी। दोस्तों इनका चौथा पार्ट आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो करीब 8% के आसपास है और जो इनके लास्ट साल में एसेट अंडर मैनेजमेंट थी वो करीब 22.5 लाख करोड़ की थी, पर ये बढ़कर 24.5 लाख करोड़ की हो गए, जिससे कि ये काफी अच्छी तरह ग्रो भी हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि अभी जो प्रेडिक्शन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ की वो काफी ज्यादा है। इनका मानना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अभी अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया, इसके अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में ग्रो होने के लिए, जो कि इसके बिजनेस को काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इनके बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि इनके बिजनेस को फ्यूचर में इंपैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों की जो पहली प्रॉब्लम आती है वो क्रेडिट रिस्क आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एनबीएफसी है, ये पहले पैसे को बोरो करते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर देते हैं, उसके बाद ये पैसे को कमाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम होती है जैसे कि किसी कस्टमर्स को पैसे देते हैं और वो इनके पैसे को रीपे ना करे तो उससे इनके बिजनेस के अंदर दिक्कत आती है, जिससे इनके एनपीएस बढ़ जाते हैं। एनपीएस का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर मतलब जैसे कि इन्होंने किसी कस्टमर्स को पैसा दिया है और वो कस्टमर इनके पैसे को रीपे नहीं कर रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आता है, जो काफी बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। सेकंड प्रॉब्लम आती है बोरोइंग्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी बोरो करके पैसे को देते हैं और अगर इनके एनपीएस बढ़ जाते हैं और इनकी अगर मार्केट के अंदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो जो जिस रेट पे ये बोरो कर रहे हैं वो काफी ऊंची हो जाएगी, जिसकी वजह से पैसे नहीं कमा पाएंगे, उनके मार्जिन काफी ज्यादा गिर जाएंगे। दोस्तों जिनकी तीसरी प्रॉब्लम आती है वो बिजनेस रिस्क आता है। दोस्तों जिनका बिजनेस है वो इकोनॉमी के साथ साथ ऊपर नीचे होता चला जाता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है इनके बिजनेस के ऊपर, और साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उनका भी इनके बिजनेस के ऊपर काफी इंपैक्ट होता है। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के अंदर कंजम्पशन और सेविंग रेशियो आता है। इस तरीके कंजम्पशन एंड सेविंग रेशियो के अंदर चेंजेस आते हैं, वो भी इनके बिजनेस को काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में बताता हूँ। मैं आपको इनके लास्ट 3 साल के सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन और नेट प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से और किस तरीके से ग्रो हुए हैं।
दोस्तों मार्च 2017 में इनकी सेल्स करीब 7,189 करोड़ की थी। मार्च 2018 में इनकी सेल्स 7,910 करोड़ की थी और मार्च 2019 में इनकी सेल्स 10,429 करोड़ की थी। मार्च 2017 में इनके एक्सपेंसेस 3,186 करोड़ के थे। मार्च 2018 में इनके एक्सपेंसेस 3,436 करोड़ के थे। मार्च 2019 में इनके एक्सपेंसेस 4,432 करोड़ के थे। और अगर मैं आपको उनके प्रॉफिट के बारे में बताता हूं तो मार्च 2017 में जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 512 करोड़ का था। मार्च 2018 में 1,185 करोड़ का था और मार्च 2019 में 1,827 करोड़ का था। और इनके मार्जिन के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं तो मार्च 2017 में इनके मार्जिन 7% के थे। मार्च 2018 में वो बढ़कर 15% हो गए थे और मार्च 2019 में वो बढ़कर 17.5% हो गए थे। दोस्तों जो इनके मार्जिन है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के अंदर दो इमेजेस दिखाऊंगा। एक स्क्रीन के अंदर तो हम इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे ग्रो होते चले जा रहे हैं, और दूसरी इमेज में इनकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, इनकी ब्रांचेस भी किस तरीके से ग्रो हुई है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है इनके बिजनेस में कितने लोगों को फाइनेंस किया है और कितने लोगों के साथ ये जुड़े हैं। तो वो करीब 61 लाख के हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इनके इंपॉर्टेंट फिगर्स के अंदर बताया था कि 6 मिलियन कस्टमर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने लगभग 61 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो काफी अच्छी बात है इस बिजनेस के लिए, और ये काफी अच्छी तरह ग्रो भी हुए हैं अपने 5 सालों के अंदर। और दोस्तों दूसरी इमेज है वो इनके ब्रांचेस के बारे में है कि इन्होंने अपने प्रेजेंस को कैसे कैसे ग्रो किया है। दोस्तों जो इनका प्रेजेंस है वो भी काफी अच्छी तरह ग्रो हुआ है। लास्ट साल में इनकी ब्रांचेस करीब 1300 के आसपास हो गई थी, तो काफी अच्छी बात है और ये काफी अच्छी तरह ग्रो भी करते चले जा रहे हैं ताकि ये फ्यूचर में अच्छी तरह पैसे कमा सके अपने ब्रांच एक्सपेंशन से। दोस्तों मैं आपको इनकी वैल्यूएशंस के बारे में बताऊंगा कि वैल्यूएशन किस तरीके की है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी के जो वैल्यूएशन का तरीका होता है वो दूसरी कंपनी से काफी अलग होता है। दोस्तों इनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो दूसरी कंपनी से काफी ज्यादा अलग होता है। दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल के अंदर ये सबसे पहले तो पैसे को बोरो करते हैं, उसके बाद लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो इनकी बोरोइंग रेट होती है और जिस रेट से कस्टमर्स को देते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उस मार्जिन पे पैसे को कमाते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी इनकी बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा कर्जा दिखाई देगा, काफी ज्यादा लोन्स दिखाई देंगे। इसीलिए वो डरने की बात नहीं होती, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वही इसी तरीके का है। ये पहले पैसे को लेते हैं, उसके बाद पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों इनके बिजनेस के अंदर सबसे पहले तो इनके एनपीएस को देखते हैं। इन्होंने जो पैसा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किस तरीके से इनको रिकवर हो पा रहा है या कितने पैसे इनके पास रिकवर नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों इनके लास्ट साल के एनपीएस है वो करीब 5% के आसपास है, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों 5% के एनपीएस काफी खराब एनपीएस होते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो उससे पहले साल के एनपीएस थे वो करीब 9% के आसपास थे, जो और भी ज्यादा खराब बात थी इस कंपनी के लिए। पर इनके जो एनपीएस है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुए हैं एक साल के अंदर, वो करीब 5% के आसपास आ गए हैं, जिससे वो थोड़ी इंप्रूवमेंट तो दिखाई दी है। पर दोस्तों इनके एनपीएस अब भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों साथ ही साथ इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। इनकी सेल्स ग्रोथ करीब 17% के आसपास है, जो काफी अच्छी बात है। लास्ट 3 साल के अंदर 17% के आसपास और एक ग्रो होती चली जा रही है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी के। दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसा डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। तो दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे नहीं डालने वाला। इसके रीजन ये है, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया इनका मेन बिजनेस व्हीकल फाइनेंस से चलता है, और व्हीकल फाइनेंस के अंदर ये ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करते हैं, कार्स को फाइनेंस करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक की सिचुएशंस में कार्स, ट्रैक्टर्स वगैरह इनकी डिमांड में कमी आएगी, जिस वजह से इनकी जो फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज है वो कम हो जाएंगी और व्हीकल्स की जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालना चाहता। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी वैल्यूएशंस के अंदर की जो इनके एनपीएस है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं दूसरी कंपनी से कंपेयर करता हूँ इनके एनपीएस को तो वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे नहीं डालना चाहता। दोस्तों इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव साइंस भी है, जैसे कि इनकी सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं वो काफी अच्छी है, और जो इनके मार्जिन है वो भी काफी अच्छी तरह ग्रो होते चले जा रहे हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को पुश करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।